एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम 8 से 10 चीज़ें आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप हुआ, उसके मेजर कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ते हैं। दूसरा, हम अप्रोचेज पढ़ेंगे कंपेरेटिव गवर्नमेंट की। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अप्रोच से कौन से थिंकर्स जुड़े हुए हैं, या इस अप्रोच की प्रमुख मान्यता कौन सी है। और फिर हम वही नेशन स्टेट का डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज देखेंगे जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा उससे जुड़ा हुआ। फिर पार्टी सिस्टम्स का हम कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें इंडिया, चाइना, आपका यूएसएसआर उस समय का, आज का रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका प्रमुख है। डेमोक्रेटाइजेशन का फेज देखेंगे, डेवलपमेंटल मॉडल, सोशल मूवमेंट, रिवोल्यूशन, इलेक्टोरल सिस्टम और फेडरल। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसका सामान्य सा अर्थ क्या है अगर क्वेश्चन आता है। देखो, इसमें दो वर्ड है आपको ध्यान रखने हैं, कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट जैसे आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, गवर्नमेंट्स मतलब कि जो अलग अलग गवर्नमेंट्स है उनका कंपेरेटिव स्टडी। ओके, जैसे कि इंडिया, चाइना या दूसरे अलग कंट्रीज का। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा मीनिंग है। तो उसमें आपका गवर्नमेंट, स्टेट, एनजीओज, प्राइवेट, फैमिली सब आ जाता है। ओके, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सिंपल सा क्या मीनिंग हुआ, इसका सिंपल सा अर्थ होता है कंपेरिजन ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कंपेरिजन ऑफ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का सामान्य सा होता है जब हम स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटीज, इन सब का कंपेरेटिव अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में जो फाइंडिंग्स हमें निकल के आती है उसको हम कंपेरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है वो आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सी डेफिनेशन किस विचारक ने कहा है। तो जीन बोलोंडेल है, तो इनकी फेमस है, कई बार एग्जाम में आती है कि इनकी कहावत है कि कंपेरेटिव गवर्नमेंट इज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कि जो समकालीन समय में राज्य सरकारें हैं उनका ये अध्ययन करता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव गवर्नमेंट राज्य सरकारों का अध्ययन करता है। ये किसकी कहावत है, ये है जीन बोलोंडेल की। ओके, दूसरा है हमारे फ्रीमैन। फ्रीमैन क्या कहते हैं कि कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स क्या है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट्स का अध्ययन है। तो इन्होंने दो बात कह दी, बोलंडेल ने तो नेशनल गवर्नमेंट्स कहा था, फ्रीमैन ने क्या कहा, गवर्नमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी कह दिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है आपका, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सभी आता है। अब अगले थिंकर्स है हमारे एमजी स्मिथ। एमजी स्मिथ क्या कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टीज, कोरिलेशन, ओके, मोड्स ऑफ चेंज की क्या क्या परिवर्तन आया है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब का भी अध्ययन होता है। तो ये तीन आपको याद रखना है। हालांकि कई ऐसी डेफिनेशन है, लेकिन मुझे लगा तीन रिलीवेंट है तो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो अब शुरू से देखते हैं इसका। मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट का सामान्य अर्थ होता है स्टेट, गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का कंपेरेटिव स्टडी। तो इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है बेसिकली एरिस्टोटल के समय से ही निकल के आता है। एरिस्टोटल का मैंने आपको, जब हम लोग एरिस्टोटल थिंकर्स कवर कर रहे थे, थिंकर्स को सीरीज, तो मैंने आपको बताया था कि उस समय के 158 जो कॉन्स्टिट्यूशन थे सिटी स्टेट के, 158 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने कंपेरेटिव स्टडी किया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कितने कंपेरेटिव स्टडी किया था, ये किया था इन्होंने 158। तो इन्होंने क्वेश्चन आता है कि रूल जैसे एक के द्वारा रूल किया जाता है तो उसको मोनार्की कहते हैं। ओके, और यही अगर करप्ट फॉर्म में होता है तो इसे टिरेनी कहा जाता है। तो रूल ऑफ द फ्यू को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और जब करप्ट फॉर्म में होता है इसे ओलिगार्की कहते हैं। जब बहुत अधिक लोग शासन करते हैं तो उसे पॉलिटी कहा जाता है, और ये अच्छे फॉर्म में होता है। और जब करप्ट फॉर्म में होता है तो उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो उस समय के ग्रीस सिटी स्टेट में डेमोक्रेसी को एक करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस समझा जाता था। तो दूसरे जो थिंकर्स है वो बोर्डिन है, जिन्हें हिंदी में बोधा भी कहा जाता है। तो इनकी बुक है, बुक का नाम याद रखना है, 6 बुक्स ऑन द कॉमनवेल्थ। तो इन्होंने उस समय में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंपेरेटिव स्टडी किया था। और जो एरिस्टोटल का जो
एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था गवर्नमेंट्स का, तो उसको आगे बढ़ाया था। तो इसके बाद फेमस है, जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, मोंटेस्क्यू। तो इन्होंने जो पावर थी पहले क्या थी, पावर सारी की सारा राजा में ही केंद्रित हुआ करती थी। तो इन्होंने मोंटेस्क्यू ने कहा कि स्टेट एक ही व्यक्ति के पास या संस्था के पास पावर रहने से वो करप्ट बन जाता है। आपको याद होगा जब लॉर्ड एक्टन हमने डिस्कस किया था पावर, तो लॉर्ड एक्टन का एक तर्क है क्या, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो ये लॉर्ड एक्टन का तर्क है। तो मोंटेस्क्यू भी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमें जो है सत्ता का विभाजन करना चाहिए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो और लोगों तक शासन पहुंचे। तो इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इन्होंने इस उसमें इन्होंने बेसिकली डिवाइड किया। तो ये आपके तीन थिंकर्स है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब मेजर अप्रोचेस देख लेते हैं, जो मेन क्वेश्चन इससे जुड़े हुए जो आते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार से कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स में और पॉलिटिक्स में हमें अप्रोचेज होती है, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। तो आप अगर नोट्स वगैरह ले रहे हैं तो इसे लिखते जाइए, और हालांकि मैं वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, फिर भी अगर इससे रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में ये है, जो सेकंड वर्ल्ड वार से पहले की जिसके तहत ट्रेडिशनल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन किया जाता था, उसे कंपेरेटिव उसे अप्रोचेज कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सेकंड वर्ल्ड वार मतलब 1945 से पहले जिन अप्रोच का अध्ययन करते थे उन्हें हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। तो इसमें क्या था, बेसिकली हम राज्य और सरकारों का ही अध्ययन करते थे ट्रेडिशनल तरीके से, ओनली द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। और हमेशा नॉर्मेटिव हुआ करता था कि व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, जैसे प्लेटो का आइडियल स्टेट हमने डिस्कस किया था। ओके, किस प्रकार का राज्य होना चाहिए। तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेज में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और लीगल अप्रोच। ठीक है, ये आपको इंक्लूड करना है ट्रेडिशनल अप्रोच में। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा थिंकर्स कौन सी अप्रोच को बेसिकली आगे बढ़ाते हैं। तो अब मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या है, बहुत अधिक वाइड है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट तक ही सीमित रहती थी, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, जैसे बिहेवियरल, आप जब पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं बिहेवियरलिज्म, तो उससे क्या हुआ, एम्पेरिकल डाटा पे ज्यादा फोकस किया गया, फैक्ट पे ज्यादा फोकस दिया गया, और इंटरडिसिप्लिनरी पे फोकस दिया गया। तो इसमें व्हाट शुड बी की बजाय व्हाट इज पे ज्यादा अधिक फोकस किया गया। तो मॉडर्न अप्रोचेज में आपकी कौन कौन सी अप्रोचेज आती है, आपका सिस्टम अप्रोचेज आती है, बिहेवियरिज्म अप्रोचेज आती है, स्ट्रक्चरल अप्रोच आती है, सिस्टम अप्रोच आती है, ओके, फंक्शनल अप्रोच आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी आती है। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आती है, जिसमें आपका सोशोलॉजिकल अप्रोच आ जाता है, मार्क्सिस्ट अप्रोच आ जाता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ओके, ये सभी आपका आ जाता है। तो अब एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कि जो मेन मेन अंतर है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच क्वेश्चन जो पॉलिटिकल थ्योरी या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर इससे आए तो यही आएंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है नॉर्मेटिव है, वैल्यू की बात करती है, किस प्रकार का समाज या राज्य होना चाहिए ऐसी बात करती है। ओके, तो इनकी जो बुक है जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, ओके, स्ट्रॉस की व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी है, तो ये सभी है। मॉडर्न अप्रोच जो है बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, इंपेरिकल वैल्यू की बात करती है, ट्रू फॉल्स की बात करती है। ओके, डेविड स्टर्न, एलमन पावेल, इन सब का मेन जगह है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको मेन विशेषताएं जो है उसकी याद रखनी है, और दूसरा किस थिंकर ने इसको प्रमोट किया। तो फिलोसफिकल अप्रोच जो है नॉर्मेटिव वैल्यू पे, किस प्रकार का राज्य होना चाहिए, इस प्रकार की चीजों पर ध्यान देती है। तो इसके जो सपोर्टर है बेसिकली, इसमें आपके प्लेटो, रूसो और लियो स्ट्रॉस प्रमुख है फिलोसफिकल अप्रोच में। अब हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है हिस्टोरिकल फैक्ट, एज, प्लेस या सिचुएशन की बात करती है। इसके सपोर्टर है सेवाइन, होब्स, लोक और कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल जो है हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही है। लोक ने लोक ने जो अपना लिमिटेड स्टेट का कंसेप्ट दिया, उसमें भी इन्होंने ऐसी बात की है। ओके, अब लीगल अप्रोच क्या है, लीगल अप्रोच बेसिकली स्टेट लॉ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं। इसके जो सपोर्टर है इसमें बोदिन या बोदा जिसे कहते हैं, सिसेरो, होब्स और आस्टिन और डाइसी प्रमुख है। ओके, तो
ये आपको मैं तीसरी चौथी बार रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में बेसिकली क्या इंस्टीट्यूशंस का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, ये सभी प्रमुख है। तो इसमें लास्ट की आपके प्रमुख आते हैं। ओके, कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स में हम जो डिस्कस कर ही रहे हैं, वो बेसिकली उसमें सिमिलरिटीज देखा जाता है, डिफरेंसेस देखे जाते हैं, फिर कंक्लूजन किया जाता है। एरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू, डी टोकविल इसके प्रमुख है। अब मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो बेसिकली उसमें आपकी ये 5-6 अप्रोच आती है। तो बिहेवियरलिज्म अप्रोच है, जो डेविड स्टन ने इसको प्रमोट किया था। डेविड स्टन का ही नाम आपको याद रखना है, ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है। तो ये एम्पेरिकल फैक्ट वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करती है। ओके, प्योर रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करती है। इसके अलावा पोस्ट बिहेवियरलिज्म में ये क्या है कि फैक्ट और वैल्यू के सिंथेसिस पे ध्यान देती है, कि हमको को जो है मूल्य और फैक्ट दोनों को साथ लेके चलना है। तो ये मैक्रो लेवल स्टडी की बात करती है, मतलब कि बड़े स्तर पे। लेकिन बिहेवियरलिज्म जो है माइक्रो लेवल स्टडी की बात करती थी। इसमें भी डेविड स्टन ही आपके प्रमुख है। अब है एक अगली सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच क्या है कि ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, इसका एक सिस्टम होता है, और वो एक इन्वायरमेंट में होता है। तो इन्वायरमेंट से क्या हुआ, समय समय पे डिमांड एंड सप्लाई मिलती रहती है। डिमांड एंड सप्लाई किस फॉर्म में, इनपुट और आउटपुट में। इनपुट मतलब कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया रेप केस हुआ, तो उस समय पे क्या हुआ कि जनता ने डिमांड्स की कि भाई एक स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए, ताकि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोध, मतलब किसी प्रकार की अत्याचार ना हो। तो ये एक प्रकार से आपकी डिमांड थी जनता की, या इनपुट जिसे कहते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, सरकार ने फीडबैक लिया, हाँ भाई जनता की स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि स्ट्रॉन्ग कानून आना चाहिए, स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए। तो बाद में सप्लाई की फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में एक नया कानून बनाया गया। ओके, तो इस प्रकार से पूरा पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये काम करता है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसके जो सिस्टम थ्योरी के जो समर्थक है वो डेविड स्टन है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को कवर करती है। स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच क्या काम करता है, इसको हिंदी में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अप्रोच भी कहते हैं। इसे आमेन एंड पावेल ने आगे बढ़ाया था। तो ये मानती है कि सिस्टम तो ठीक है, अपना काम कर रहा है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसके जो कार्य है ना, जो उसके अंग है, तो उसमें सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो उन फंक्शन वे फंक्शन कैसे काम करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो बताती है कि जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, वे कैसे अपने फंक्शन करते हैं, इस वजह पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उसमें बेसिकली दो भागों में उन्होंने विभाजन किया है, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल, जो आमिन एंड पावेल है। तो इनफॉर्मल में क्या है, उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल का नॉलेज, आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज कैसे होती है। तो इसमें वो 4 प्रकार की बात करती है। पहला, आपको याद रखना है, ये इनफॉर्मल में 4 बातें हैं और फॉर्मल में 3 बातें हैं। पहला, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आप क्या होता है, जब आपका फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे आप हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी होती है। तो इसको इन्होंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा। जब हम लोगों को जानकारी हो गई, तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। किसी ने कोई इंटरेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो किसी ने कोई स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन कर ली। ओके, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो तीसरा होता है कि जब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के बाद में आप बड़े लेवल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एग्रीग्रेशन। ओके, फिर उसके बाद में आप मीडिया के द्वारा इसको प्रमोट करते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये आपकी 4 महत्वपूर्ण है। इसके बाद फॉर्मल में आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम ऑफकोर्स पार्लियामेंट का काम कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव का काम लागू करना होता है, और जुडिशरी का काम बेसिकली उसको वैल्यू करना होता है, इवेलुएट करना होता है, क्या अच्छा क्या बुरा है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए डिटेल में बताई आपको, क्योंकि ये मेन अप्रोच है आपका कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। इसके अलावा कम्युनिकेशन अप्रोच है, इसको रॉबर्ट वेनर और कार्ल ड्यूस ने आगे बढ़ाया है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके। ओके, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, बस नाम याद रखना है, हर्बर्ट साइमन, वेरन वान डाइक, इन सब ने आगे बढ़ाया है। तो अब हमारा पहला वाला टॉपिक कवर हो चुका है, दूसरा हमारा कवर हो चुका है। अब हम दोबारा से नेशन स्टेट, क्योंकि आप कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स में नेशन और स्टेट के कंपैरिजन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो एक बार हम दोबारा से कंपैरिजन देख लेते हैं नेशन और स्टेट का, कि बेसिकली क्या क्या कंपैरिजन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार दोबारा से स्टेट के टॉपिक से।
तो स्टेट जो है सबसे पहले की वर्ड आपको बताएंगे जो याद रखना है। स्टेट का सबसे पहला जो यूज है वो मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में किया था। आपको याद रखना है स्टेट शब्द का यूज, स्टेटस भी उन्होंने यूज किया था। और बेसिकली स्टेट जो है आप सभी को परिचित है कि पॉलिटिकल साइंस का मेन कंसेप्ट है। इसके बिना पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द पॉलिटिकल साइंस इन फैक्ट। ओके, स्टेट तो ग्रीक वर्ड पोलिस से बनाइए, मतलब उस समय जब ग्रीस नगर राज्यों में सिटी स्टेट्स का वो है। मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुई थी, अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है। इसमें 4 प्रकार की बात थी, इसमें सोवर्निटी नहीं थी। अगर आपसे पूछे क्या इसमें संपूर्णता भी थी तो नहीं थी। इसमें परमानेंट पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट और फॉरेन रिलेशन की दूसरे देशों के साथ में कैसा रिलेशन होना चाहिए, इस पे अधिक ध्यान दिया गया। तो ये थोड़ा याद रखना है कि जो राज्य से जुड़ी हुई कहावत है। तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स में और स्टेट में हम यही पढ़ेंगे बेसिकली। बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट, ये गार्डनर ने कहा। नेचुरल एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, एरिस्टोटल है। ये आपका दोबारा से रिवीजन हो रहा है इसमें। साइंस ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, ये गेटल ने कहा। ओके, मैक्स वेबर की आपको ये याद रखनी है, ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में। स्टेट इज द ह्यूमन कम्युनिटी, कि जब फिजिकल फोर्स करने की लेजिटिमेट पावर आ जाती है किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी के पास में, उसे उन्होंने स्टेट कहा। ओके, तो ये 4 मेन कारक होते हैं स्टेट के, आपको ये याद रखना है। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी। तो सोवर्निटी से जो बड़े थिंकर है आस्टिन और बॉर्डिन, ये आपको नाम याद रखना है। हम लोग राज्य की मांग क्यों करते हैं, आपको मैंने डिस्कस कर लिया था, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी और नेशन स्टेट में क्या अंतर है, ये डिस्कस कर लिया था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं अगर अभी भी आप परिचित नहीं है। सोसाइटी क्या है, जब इनफैक्ट जब हम लोग जैसे दो या दो से अधिक आदमी मिल गए तो उसको सोसाइटी कह देते हैं। ओके, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन चाहिए बेसिकली। नेशन क्या होता है कि जब ऐतिहासिक तौर पर कुछ लोग जिसकी लैंग्वेज सेम है, रिलीजन सेम है, कास्ट सेम है, तो उसको नेशन कह देते हैं। ये इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो जरूरी नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा कि कुर्दिश अभी भी है, तो वहां पे कुर्द एक नेशन कहते हैं लेकिन वो स्टेट नहीं है। या 1947 से पहले भारत जो है एक नेशन हुआ करता था लेकिन स्टेट नहीं था। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का सामान्य अर्थ ये होता है कि आपके पास सोवर्निटी है, सोवर्निटी की पावर है, ये होता है आपका स्टेट। सिविल सोसाइटी क्या होता है, जो आपके प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है, इंडिविजुअल है, वो उनसे मिलके बना हुआ होता है। तो इसमें लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जैसे ग्राम्सकी है उनका अलग है। गवर्नमेंट्स क्या है, ये स्टेट का एसेंशियल पार्ट है। स्टेट एक पॉलिटिकल बेसिकली यूनिट है जिसमें सोवर्निटी नेसेसरी है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, परमानेंट होता है। तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन अगर आप ओपी गावा पढ़ेंगे तो उसमें आपको ओपी गावा में ये आपको नजर आएगी। तो कि सबसे पहले ट्राइबल स्टेट था जिसमें नोमेडिक ट्राइबल लोग आपस में घूमा करते थे, स्मॉल, एक प्रकार से स्मॉल था ये बिल्कुल। दूसरा ओरिएंटल एम्पायर, ये बोलते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही वैसे वैसे क्या हुआ कि इंडिया चाइना या ईस्ट की तरफ में डेवलपमेंट हुआ नए राज्यों का। फिर ये ग्रीक सिटी स्टेट की बात करती है। ग्रीक सिटी स्टेट में बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये उस समय में ग्रीक सिटी स्टेट में किस प्रकार से एरिस्टोटल प्लेटो के समय में डेवलपमेंट हुआ उसकी बात करती है। तो प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उन्होंने इसमें 5,000 की बात सीमा रखी है। ओके, रोमन जो वर्ल्ड है उसमें बेसिकली ये कहते हैं कि किस प्रकार से रोमन के समय में एरिस्टोक्रेट राज किया करता था। ओके, इसके अलावा भी फ्यूडल स्टेट की बात करते हैं। फ्यूडल स्टेट में क्या है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो सारी पावर कंट्रोल करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका इसके बाद आपका मॉडर्न नेशन स्टेट है। ये कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में मॉडर्न नेशन स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। वो कैसे हुआ कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा, मर्केंटलिज्म आया, तो जब जैसे जैसे पूंजीवाद और अधिक डेवलप होता गया, तो पूंजी पूंजी का जो स्रोत है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में रहा। तो इससे क्या होने लगा कि उन लोगों ने दूसरे देशों में जाके कोलोनलाइज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने उन राज्यों पर नियंत्रण स्टार्ट कर लिया। तो आपको ये याद रखना है मॉडर्न नेशन स्टेट कि जैसे जैसे पूंजीवाद आया राज्य और अधिक मजबूत होता गया। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है, ये कब हुई थी आपको याद रखना है, 1648 में हुई थी, जर्मनी में हुई थी। इससे क्या हुआ था कि जो
यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे। बेसिकली 30 वर्षों तक ये आपका वार चला था उनका, 1618 से 1648। अगर आपसे पूछे कि 30 इयर्स वार कब हुआ, 1618 से 1648 तक हुआ था, जिसमें चर्च और किंग्स आपस में लड़ रहे थे और वहां पे नए राज्यों का जन्म हुआ, जो कि आपके रेस के बेस पे हुआ था, आपकी एथनिसिटी बेस पे। जैसे स्विस लोग है तो उनका स्विट्जरलैंड बन गया, नीदर्स लोग है तो उनका नीदरलैंड बन गया। ओके, तो मॉडर्न नेशन स्टेट का डेवलपमेंट एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ ये कैसे हुआ। ये बेसिकली ऐसे हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आती गई, तो उस समय राजा हुआ करते थे, तो राजा ने क्या किया कि कुछ अपने नियम कानून उस एरिया में बना दिए जहाँ पे इंडस्ट्री थी, वहां पे लोग आते गए, एक लैंग्वेज बोले जाने लगी, एक कानून व्यवस्था हो गई। तो इससे क्या हुआ, उनके अंदर भाव आ गया कि हम सब एक जैसे हैं। तो वहां पे उनके अंदर एक नेशन की भावना पैदा हुई। तो यहाँ पे ये बेसिकली, जब आप हम जब नेशन को आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि गैलेनर इसमें क्या बोलते हैं। ओके, तो नेशन स्टेट था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैंने आपको बता ही दिया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में 3 थिंकर्स है, होब्स, लॉक और रूसो। ये आपको नाम याद रखना है कि ये हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 4 बार इसको डिस्कस कर लिया है। ओके, इसके बाद अलावा आपको नाम याद, आप सिर्फ नाम याद रखना है आपको। जैसे डिवाइन थ्योरी है कि राज्य का दैविक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, जेम्स फर्स्ट और फिल्मर ने इसको प्रस्तुत किया था। पावर थ्योरी है कि राज्य जो है शक्ति से पैदा होता है, शक्ति से ही आगे बढ़ता है। ये ओपन हैमर है, इन्होंने आगे बढ़ाया। रिचर्ड जेनकिंस है, इन्होंने बढ़ाया। इवोल्यूशनरी थ्योरी मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ स्टेट का, ये बेसिकली गार्नर, गेटल और बर्जेस इन सब का है। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या मानता है, लिबरल मतलब लिबरल नजरिए से चीजों को देखने वाला, कि राज्य का काम सिर्फ जो है आपका पहरेदार का काम है, इसके जो समर्थक है जॉन लॉक, मिल, स्पेंसर और जेएस मिल है, आपको याद रखना है। मॉडर्न लिबरल भी यही मानता है इसमें, लेकिन वेलफेयर स्टेट की बात होती है, जिसमें आपके मिल, कीन्स और ग्रीन, इन्हें मॉडर्न लिबरलिस्ट कहा जाता है। ओके, और नोजिक, हेयक और मैकेंटायर को न्यू लिबरलिस्ट कहा जाता है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट क्या मानता है, ये बेसिकली मानता है कि जो बेसिकली मानता है कि स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। तो ये हर जगह ये मानते हैं। तो इनफैक्ट वालरस्टीन है, वो जब अपनी वालरस्टीन थ्योरी देते हैं, फेरी फेरी, सेमी पेरी फेरी और कोर, तो इसमें मानते हैं कि जो धनी राज्य है, जो धनी राज्य है, जैसे कोर में आते हैं आपके यूएसए, ब्रिटेन, ये सभी जो गरीब राष्ट्र है उनका शोषण करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। लेनिन ने इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी प्रस्तुत की थी आपको। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, लेकिन नाम आपको याद रखना सर सर रिलेटिव ऑटोनॉमी क्या है? है। मैं रिलेटिव एटोनॉमी आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। रिलेटिव एटोनॉमी मॉडल में क्या होता है कि आपका, ये जो निकोलस पोलंजास और मिलीबैंड ने प्रस्तुत किया था, कि ये कहते हैं कि जो स्टेट है अभी तक जो डेवलप हुआ है, मतलब कि कार्ल मार्क्स तो बोल के चले गए कि स्टेट खत्म हो जाएगा, ओके। तो इस लेनिन ने क्या किया, स्टेट का यूज किया पब्लिक वेलफेयर के लिए, वहां पे प्रोलिटेरिएट क्लास के लिए, उनमें कॉन्शियसनेस पैदा करने के लिए। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल मॉडल, मतलब कि स्टेट का यूज करना। रिलेटिव एटोनॉमी मॉडल क्या कहते हैं, ये बेसिकली दो लोगों ने दिया था, निकोलस पोलांचा और मिलीबैंड। इनका क्या था, 10 10 20 20 साल तक आर्टिकल्स आते थे एक दूसरे से अगेंस्ट में या फोर में, अपनी बात को सपोर्ट करने में। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल मॉडल के अगेंस्ट में थे जो लेनिन का दिया। ये इसमें लेकिन थोड़ा बहुत डिवीजन ये है कि निकोलस पोलंजास मानते हैं कि भाई स्टेट जो है, हालांकि ये कि कैपिटलिस्टों का ये एक हथियार है जो कंट्रोल करता है वर्किंग क्लास को, लेकिन ये हेल्पफुल भी हो सकता है। ओके, किस कंटेक्स्ट में, कि उनको थोड़ी मिनिमम वेजेज या मिनिमम आप उनको बेसिक आवश्यकताएं पूरी करें। लेकिन मिली बैंड है, वो कहते हैं कि स्टेट का तो काम ही कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करना है, और जो भी वो काम करता है वो बेसिकली अपनी जस्टिफिकेशन के लिए करता है, ताकि कैपिटलिज्म प्रमोट हो जाए और स्टेट प्रमोट होता रहे। तो बेसिकली आपका ये मेन रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल का कंसेप्ट है। सर इसके इसके डिफरेंस क्या है? और मैक्स कोई, तो यही बोल रहे थे। हाँ जी, हेलो, यस। हाँ जी बताए। सर इसके डिफरेंस क्या है? मैक्स भी तो यही बोल रहे थे और ये पोलैंड तो वही बोल रहे हैं।
नहीं, मैं आपको बताया ना कि हालांकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में लेंगे, लेकिन इसको और बता देते हैं कि ये पूरा डिटेल में बताते हैं कि निकोलस पोलांजास और मिलीबैंड कि आपके जो ग्रुप्स है उनको भी ये साथ लेके चलता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने तो क्या बताया कि दे आर ओनली टू ग्रुप्स इन द क्या सोसाइटी में, दो ही लोग होते हैं, दो ही ग्रुप होते हैं, आपका हैव्स और हैव नोट्स। लेकिन पोलांजाज कहते हैं कि जो जैसे मिडिल क्लास है, तो ये लोग भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, स्टेट को जस्टिफिकेशन बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ा, आगे ग्राम्स्की ने इसको डेवलप किया था, निकोलस पोलांजा और मिलीबैंड की इस डिबेट को। जी। तो अब ओके। जो है हम आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स में और बेसिकली इसमें दो ही मेन अंतर है कि वो सिर्फ दो ही ग्रुप की बात करते हैं, आपका हैव्स और हैव नोट्स, जिसे बुर्जुआजी जो आपका प्रोलेटेरिएट सेक्शन कहते हैं। लेकिन रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल में वे कहते हैं कि इन दो ग्रुप के अलावा भी और चीजें होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा सेंट्रल पेरीफेरी मॉडल है जो कि फ्रैंक वालेरस्टीन ने डिस्कस किया। फ्रैंक वालेरस्टीन क्या कहते हैं कि आपका जो पेरीफेरी मॉडल है इसमें मैंने जब भी आपको डिस्कस किया कि इसमें तीन चीज होती है, कि कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा। तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स में दोबारा से वही पढ़ते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। कॉलोनियलिज्म बेसिकली मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे कैपिटलिज्म प्रमोट हुआ, उनके पास, कैपिटलिस्टों के पास पैसा आया, तो उन्होंने दूसरे देशों में न्यू मार्केट के सोर्स में स्टार्ट किया घूमना, तो वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल उन्होंने कर लिया। ऐसे इंपीरियलिज्म जो है बेसिकली पुराना है, एंशियंट रोमन के समय से चलता आ रहा है। इसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों कंट्रोल होता है। ओके। न्यू कॉलोनियलिज्म है, आपको नाम याद रखना है, फ्रेंच फैनन और नवामे निक्रुमा, इन्होंने इस टर्म को आगे बढ़ाया है। अगर आपको याद आए तो ये मतलब क्वेश्चन आए तो याद रख लेना, आप नोट्स में भेज दूंगा आपको। ओके। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या है, ये बेंथम और मिल ने आगे बढ़ाया कि राज्य का दायित्व है कि ज्यादा लोगों को ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कराना। प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में लास्की बारकर मैकाइवर आपके आते हैं कि राज्य जो है अन्य संगठन की तरह है और एसोसिएशन की तरह है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में वॉल आपकी वॉल स्टोन क्राफ्ट है। ओके। रोबोथम है और फायर स्टोन है, ये आपको याद रखना है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था आपका, आइडियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, डेवलपमेंटल स्टेट। बुक्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। ओके। ये एंजल्स की ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, मैकाइवर की बुक है द मॉडर्न स्टेट। ओके। ठीक है, ये हमारा स्टेट का था बेसिकली। तो स्टेट कैसे डेवलपमेंट हुआ ये हमने देख लिया। आप इसके लिए देख सकते हैं बुक, जो एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ओपी काबा, राजीव भार्गव, एंड्रू हेवुड भी आप पढ़ लीजिए। ये तपन बिस्वाल है, आप जोहरी है, जीसी जोहरी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ओके। तो अब जो दूसरा हमारा कंसेप्ट था कि स्टेट हमने कवर किया कि नेशन जो कैसे हुआ आगे। तो नेशन का बेसिकली ये है कि जैसे मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया कि बेसिकली एक कॉमन फीलिंग होती है, जैसे हमारा कॉमन पास्ट, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर होती है। तो फिर ये मानता है कि हमारा एक पॉलिटिकल, एक सोवरेन स्टेट भी होना चाहिए। तो थिंकर्स है इसमें बेसिकली, ये हम देख लेते हैं कि अर्नेस्ट गैलेनर, बेनेडिक्ट एंडरसन, एंथनी, इन सब का क्या क्या तर्क है। ओके। तो अर्नेस्ट गैलेनर है इनका, बेसिकली आपको ये नाम याद रखना है कि ग्रेट ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय द लिटिल ट्रेडिशन, ये किसने दिया, ये अर्नेस्ट गैलेनर ने दिया। और बेनेडिक्ट एंडरसन का तर्क है कि जैसे जैसे प्रिंट मीडिया आगे बढ़ी है, प्रिंट मीडिया का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे बेसिकली नेशन का डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो एंथनी स्मिथ का मेन कंसेप्ट ये है कि जैसे नेशनल मूवमेंट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या उनमें हुआ है, तो उसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ है। हेक्टर क्या बोलता है कि इग्नोरेंस की वजह से या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जैसे स्कॉटलैंड जो है, ब्रिटेन ने उसकी उपेक्षा की, तो वहां के लोगों में राष्ट्रवाद का भेदभाव भाव पैदा हुआ। इनर डोमेन और आउटर डोमेन किसका कंसेप्ट है, पार्था चैटर्जी का कंसेप्ट है, याद रखना आपको। ओके। तो हम लोग सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इसी पे आज की क्लास हम फोकस रखेंगे। ठीक है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके खिलाफ में बहुत ज़्यादा लिखा है, अर्जुन आपा दोहराई है, फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स, आप एक बार वो पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। वो नेशन स्टेट के डेवलपमेंट के अगेंस्ट में ही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अच्छा लिखा है। तो ये हमारा बेसिकली आज का इसका था। अब नेशन थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट का अब हम डिस्कस करते हैं कि चौथा जो कंसेप्ट है हमारा,
क्लासिफिकेशन कंपैरिजन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये मेन चीज होती है। तो ब्रिटेन का आप मानेंगे कि जैसे ब्रिटेन में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आपको चीजें कुछ याद रखनी है, जो मैं आप बोलूंगा फैक्चुअली आता है कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सारी की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में ही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन या और जो वहाँ पार्लियामेंट सर? का आप जो वहाँ पे बेसिकली किंग होते हैं, वो उनका नॉमिनेटिव अथॉरिटी होती है सिर्फ। आपने डी जोरे डी फैक्टो का नाम सुना होगा। डी जोरे का अर्थ होता है कि नामात्र का पावर होना। ओके, नामात्र की पावर होना, सिर्फ आपका हेड ऑफ द स्टेट होना। डी जोरे होती है जिसमें कि आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास में रियल पावर होती है। तो ब्रिटेन में ये वाला सिस्टम फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। रसिया में बेसिकली वन पार्टी रूल होता है। चाइना में वन पार्टी रूल होता है। इंडिया में मल्टीपल पार्टी रूल होता है। तो ब्रिटेन का हम देखते हैं नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट वहाँ पे है, लेकिन पार्लियामेंट वहाँ पे, सॉरी यार देखो, एक कंफ्यूजन हो गया है, मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ। ब्रिटेन में है जो वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। मैं थोड़ा इसको ध्यान से नहीं देखा था, अब मैं ऑब्जर्व कर लिया है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और इंडिया में जो कोई भी कानून व्यवस्था होती है, नियम कानून बनते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट, इनफैक्ट एक कहावत है, उस थिंकर का नाम भूल गया, कि ब्रिटेन की पावर, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सब कुछ कर सकती है। ओके, वो हर चीज कर सकती है। ठीक है, सिर्फ महिलाओं को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, एक ये कंसेप्ट है, नहीं ये कहावत है, मैं जब याद आएगा तो मैं आपको ग्रुप में लिख दूंगा। तो ब्रिटेन में बेसिकली आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको आपको डिवीजन होता है। ओके, नीचे से ऊपर। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस वजह से आपका तीनों सेपरेशन ऑफ पावर होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। रशिया में क्या है, रशिया सोशलिस्ट स्टेट है, तो लेकिन वन पार्टी रूल है वहाँ पे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अधिकतर वन पार्टी के ही लोग वहाँ पे शासन करते हैं। चाइना में भी ऐसा ही है। चाइना में भी वन पार्टी का रोल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर इंडिया से जुड़ा हुआ ही आएगा। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ओके, तो इंडिया में आपका प्रेसिडेंट, आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सत्ता का विभाजन है। ओके, ये हम इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स जब कवर करेंगे, तो हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या मेन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बातें क्या क्या है। ठीक है। तो अब जो है अगला जो कंसेप्ट है वो है डेमोक्रेटाइजेशन। क्योंकि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में किससे हम तुलना करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। हमने स्टेट का डिस्कस किया कि स्टेट है, उसका नेचर है तो क्या है, नेशन है तो नेशन किस प्रकार डेवलप हुआ। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी बेसिकली लगभग जैसे यूएनओ के से ही 190 या 95 देश है, घटते बढ़ते रहते हैं। तो बेसिकली जिन देशों में कैसा डेमोक्रेसी है ये भी मैटर करता है। तो डेमोक्रेसी का एक बार हम दोबारा से बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। तो डेमोक्रेसी है, ग्रीक वर्ड है डेमोस, उससे मिलके बना है। और इसका मतलब होता है जनता, पीपल, और क्रेसिया का अर्थ होता है रूल, टू शासन करना। मतलब जनता का द्वारा जनता के लिए शासन करना, जैसा कि अब्राहम लिंकन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है सिंपल अर्थ में, प्रोसीजरल और सबिस्टेंटेटिव। प्रोसीजरल में क्या होता है कि सिर्फ प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कि लीगल आपके पॉलिटिकल राइट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सिविल राइट्स पे ध्यान दिया जाता है। ओके, जितनी भी लिबरल कंट्रीज है उनमें अधिक फोकस किया जाता है। सबिस्टेंटेटिव डेमोक्रेसी में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जितनी भी सोशलिस्ट कंट्रीज है उन सब पे इस पे बैलेंस रखने का प्रयास किया जाता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा से देख लेते हैं। तो ग्रीस सिटी स्टेट में इन सबको नेगेटिव कंटेक्स्ट में समझा जाता था। मिडिवल टाइम में तो आपको पता है किंग्स का कंट्रोल हुआ करता था। ओके, मॉडर्न टाइम्स में जब 1776 में यूएस से 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। ओके, तो इससे जुड़े हुए सैमुअल पी हंटिंगटन है, आपको नाम याद रखना है, बुक का नाम आ जाएगा, इनकी बुक का नाम क्या है, थ्री वे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। डेवलपमेंट जो है ये डेमोक्रेसी का कहते हैं कि तीन फेजेज में हुआ है, 1828 से 1926 में, जिसमें जो डेवलप कंट्रीज थी मैक्सिमम कोर जिन्हें कहते हैं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन सब में डेमोक्रेसी आई। ओके,
दूसरे फेज में सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास हुआ और ये 1962 तक चला, जिसमें आपका इंडिया, जापान, इजराइल, इन सब देशों को वो मिली। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि 1974 का जो दौर है जो अभी तक चल रहा है, इसमें भी जो भी पहले की कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वे भी धीरे धीरे अर्ध डेमोक्रेटिक या अर्ध लोकतांत्रिक बन रही है, और वो धीरे धीरे उनमें भी लोकतंत्र आएगा। तो ये बेसिकली सैमुअल पी हंटिंगटन का थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का मॉडल है। इसको अलावा मैकफरसन है, मैकफरसन को इन्होंने चार प्रकार की डेमोक्रेसी में डिवाइड किया है: डेवलपमेंटल, प्रोटेक्टिव, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी। ओके। ओके, तो ये हमारा आपका ये वाला था डेमोक्रेटाइजेशन का फेजेज, जिसमें सैमुअल पी हंटिंगटन मेन है, वो हमने देख लिया। अब डेवलपमेंटल मॉडल देखते हैं, जिसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म बेसिकली दो है, लेकिन उसमें अगर आप इंडिया का भी इंक्लूड करेंगे तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी जो कहते हैं, उसमें आपका मिक्स्ड इकोनॉमी आता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, बेसिकली लिबरल कैपिटलिज्म जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, मार्केट फ्री रहती है, डिमांड एंड सप्लाई जो है इकोनॉमिक क्षेत्र में फ्री होता है। राज्य का काम सिर्फ क्या होता है, आपका रूल रेगुलेशन का काम होता है। सोशलिस्ट स्टेट में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल राज्य का होता है, और वो अधिकतर पॉलिसी निर्धारित करता है कि किस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये आपको देखना है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है, इंडिया का एक बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया में क्या हो कि स्टेट और प्राइवेट दोनों ओनरशिप पे ज्यादा ध्यान देता है, प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक ओनरशिप। चलो एक बार जो है हम लोग दोबारा से एक बार मतलब डिफरेंसेस देख लेते हैं और क्या क्या में मूलभूत अंतर है। ओके, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में बेसिकली ये होता है कि जो संसाधन होते हैं वो प्राइवेट हाथों में दे दिए जाते हैं। ठीक है। सोशलिज्म में क्या होता है, पब्लिक ओनरशिप होती है। तो आप एक बार पॉलिटिकल लिपसेट है, मैं उनका अभी खैर ये डिटेल बता देता हूँ आपको। वो कहते हैं कि जो उन्होंने पॉलिटिकल मैन लिखा कि पहले जो आइडियोलॉजी की जो लड़ाई होती थी, कैपिटलिज्म ये है, सोशलिज्म ये है, इनफैक्ट जो कोल्ड वार हुआ उसमें भी ये आइडियोलॉजी के आधार पे हुआ। ओके, तो वे कहते हैं कि आज के समय में डिफरेंस सिर्फ इतना रह गया है, कितना कि कितना अधिक स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। आप समझ रहे हो, चाहे इंडिया के कंटेक्स्ट की अगर बात करें, जैसे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, दोनों ने राज कर लिया है, पहले कांग्रेस का था और अब बीजेपी का है। कांग्रेस क्या थी, अधिकतर वो चाहती थी पब्लिक ओनरशिप बनी रहे। ठीक है। लेकिन बीजेपी क्या चाहती है कि ओनरशिप सरकार की कम से कम रही, चाहे वो बी कांग्रेस चाहती थी कि 50% रहे, बीजेपी चाहती है 1% रहे। तो अंतर क्या है, सिर्फ ओनरशिप कितना रहे, ये सिर्फ डिबेट का विषय है, ये पॉलिटिकल ये लिपसेट का कंसेप्ट है। तो मैं आपको इस कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम में विचारधारा नहीं, स्टेट का कंट्रोल कितना हो इस पे ज्यादा होने लगा है। तो दोबारा से अपने बेस विषय पे आते हैं कि क्या क्या आपका है। तो ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट किया जाता है, सोशलिज्म में पब्लिक ओनरशिप, मिक्स इकोनॉमी पे दोनों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इकोनॉमी मोटिव जो है, कैपिटलिज्म में आपको प्रॉफिट कमाना ही होता होगा, हर सबका होता है। ठीक है। सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर पे अधिक फोकस किया जाता है। ओके, तो लेकिन मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीज पे अधिक फोकस किया जाता है। तो फ्री मार्केट की बात होती है कैपिटलिज्म में। एडम स्मिथ को जब हमने आपको बताया था एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक वगैरह, जो भी क्लासिकल आपके लिबरलिस्ट थे, उन्होंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट जो आपके कंटेम्प्रेरी लिबरलिस्ट है, हेयक, नोजिक, मैकिंटायर, ये सब भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। सोशलिज्म में बेसिकली क्या है, इसमें सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम होती है। जैसे आपको याद हो प्लानिंग कमीशन इंडिया में बने, तो प्लानिंग कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि एक सेंट्रल प्लानिंग कमीशन बनेगी, जिसका काम होगा कि किस प्रकार भारत में डेवलपमेंटल एक्टिविटी होनी है और प्लानिंग बननी है, वो सब इसमें होगा। ओके। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली दोनों चीज़ों पे अधिक फोकस किया जाता है, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम और फ्री मार्केट सिस्टम। जब हम इंडियन पॉलिटिक्स कवर करेंगे तो आपको बताएंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो नेहरूजियन पीरियड था, वो रसिया की तरफ ज़्यादा प्रभावित था, रसिया से। ओके, रसिया से क्यों, क्योंकि सिर्फ 20-25 साल में ही प्लानिंग कमीशन की वजह से स्टालिन ने जो रसिया पिछड़ा हुआ एक राज्य हुआ करता था, उसको 20-25 साल में ही यूएसए के करीब ला दिया था। तो वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि जो प्लानिंग कमीशन वहां पे रसिया में चल रहा था, यूएसएसआर में उस समय में, उसी के विचार को उन्होंने इंडिया के कंटेक्स्ट में लागू करने का प्रयास किया। ठीक है।
तो वो हम इंडियन इकोनॉमी का नेहरू मॉडल और दूसरे मॉडल पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। तो गवर्नमेंट रोल क्या होता है? तो कैपिटलिज्म जो होता है उसमें स्टेट का काम सिर्फ रेगुलेट करने का होता है, लेकिन सोशलिज्म में कंप्लीट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके। मिक्स इकोनॉमी में लिमिटेड रहता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, इसमें इक्वल करने का प्रयास किया जाता है, उसमें लेस इक्वल रहता है। ओके। प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप होती है कैपिटलिज्म में, कि आपके प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योरशिप पे सोशलिस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके। और इसमें क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी पे दोनों प्रकार की इंटरप्राइजेज पे ध्यान दिया जाता है। ओके। अब फ्रीडम पे देख लेते हैं, कंप्लीट फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम और लिमिटेड फ्रीडम। तो मेजर प्रॉब्लम इनमें क्या है, इनइक्वलिटी होती है। जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज पाएंगे उनमें इनइक्वलिटी पाएगी, ऑफकोर्स होगी। सोशलिस्ट कंट्रीज है, जब वो सभी को बराबर समझेंगे तो बेसिकली सिंपल बात है, प्लानिंग में अपना ही रोल रखेंगे तो इनएफिशिएंसी घट जाती है उसमें। ओके। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होता है, इनइक्वलिटी और इनएफिशिएंसी दोनों पे क्वेश्चन होता है। तो ये आपका बेसिकली मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे ये बेसिकली आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था कि कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और किस प्रकार का कंट्रोल होना चाहिए। उम्मीद है कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछेंगे तो आप कवर इसे कर लेंगे। तो अब अगला देखते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा सोशल मूवमेंट का। तो सोशल मूवमेंट का बेसिकली क्या होता है कि जब लोग आपस में मिलते हैं और उनका कुछ सेम प्रॉब्लम्स होती है तो इकट्ठा हो जाते हैं, तो आवाज उठाते हैं। तो कोई भी वो एग्जिस्टिंग इनजस्टिस हो या सोशल वैल्यूज के खिलाफ हो, तो उस वजह से उनको सोशल मूवमेंट कहते हैं। तो इसको दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं, ट्रेडिशनल और न्यू। ट्रेडिशनल में क्या होता है आपका, ट्रेडिशनल में जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हायर मतलब किए जाते थे, उनको हम ओल्ड मूवमेंट कहा जाता है, ट्रेडिशनल मूवमेंट में किया जाता है। वे पावर रिलेशनशिप पे भी आधारित हुआ करते थे। ओके। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में बेसिकली ये देख लिए कि उस समय जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था। ओके। तो इसके अलावा जो रिलीजियस मूवमेंट आपके चलते आ रहे हैं वो आपके ओल्ड मूवमेंट में आ जाते हैं। न्यू मूवमेंट में क्या होता है ना, कि न्यू मूवमेंट सभी को साथ लेके प्रयास करता है। इसमें बेसिकली समाज के सभी वर्ग आते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजियस रिफॉर्म नहीं आते। इसमें आपके आपके जैसे महिलाओं से जुड़े हुए आंदोलन, ओके, दलितों से जुड़े हुए आंदोलन, आपके इसके अलावा वर्किंग क्लास से जुड़े हुए आंदोलन, ये सभी आपको इसमें ट्राइबल मूवमेंट्स आपको, ये सभी आपको इसमें नजर आएंगे। इस पे मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक आर्टिकल भेजूंगा, वो आपको इसमें पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन द आपका न्यू एंड ओल्ड मूवमेंट। चलिए एक बार रिवॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं कि रिवॉल्यूशन बेसिकली कंपेरेटिव गवर्नमेंट में है क्या। और तो बेसिकली रिवॉल्यूशन का सामान्य सा अर्थ होता है जब किसी देश में उसकी सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है, तुरंत सडनली बदलाव आता है। ओके। जैसे यूएसएसआर में हुआ, चाइना में हुआ। ओके। कि यहाँ पे मोनार्की से सीधा कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, तो ये आपको याद रखना है कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्रिटेन में 1688 की जो ब्लड रिवोल्यूशन, ब्लडलेस रिवोल्यूशन है, वो आपको याद रखना है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं। अमेरिकन रिवोल्यूशन आपको याद रखना है, फ्रांस फ्रांस की याद रखनी है, यूएसएसआर और ईरान 1979। इसमें विचार है लोगों के अलग अलग है। जैसे एरिस्टोटल है, ये बेसिकली सिंपल सी बात है, ये कह देते हैं कि जब संविधान में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं, स्मॉल चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आल्सो कॉल्ड ए रिवॉल्यूशन। तो एरिस्टोटल के अनुसार ये था। हालांकि इसे रिफॉर्मेशन या सुधार करने का प्रक्रिया कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं, लेकिन उन्होंने इसे क्रांति कहा था। फिर उन्होंने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन बताया, ये तो होता ही क्रांति है। ओके। तो इनफैक्ट इन्होंने क्रांति से आगे आपको कैसे निपटारा करना है, तो उन्होंने आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल दिया था। तो गोल्डन मीन प्रिंसिपल, तो गोल्डन मीन प्रिंसिपल उन्होंने कि क्रांति को कैसे रोकथाम करना है। तो उस समय उन्होंने बताया था कि मिडिल क्लास को आपको मजबूत करना है, क्योंकि जितनी अधिक मिडिल क्लास होगी वो एक क्रांति की जो गुंजाइश है उसको कम कर देगी। दूसरा, इनइक्वलिटी को कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कहावत भी है ना कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम। ओके। इनफैक्ट नहीं, सॉरी, पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स, ये बेसिकली अरिस्टोटल की कहावत है। तो इन्होंने कहा कि आपको गरीब इनइक्वलिटी को कम करने का प्रयास करना चाहिए, मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए।
तो ये अरिस्टोटल का बेसिकली क्रांति पे मोटा माटा आपका विचार था। अब जॉन लॉक है, जॉन लॉक की जो बुक थी टू ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें इन्होंने 2 चैप्टर भी लिखे थे, है ना। ऑफ टिरेनियो, जो चैप्टर का नाम नहीं याद रखना है, बुक का नाम याद रखे बहुत है, ठीक है। तो ये आपने, मैंने आपको एलएलपी मतलब लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी है। नेचुरल राइट्स में 3 प्रकार के राइट आते हैं जॉन लॉक के अनुसार, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो कहते हैं कि जब स्टेट या गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड ना करा सके तो आपको रिवोल्यूशन कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अगर स्टेट प्रोवाइड ना करा पाए तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि तब क्रांति कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स बेसिकली थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन देते हैं कि अगर ये पूंजीवादी सिस्टम, कैपिटलिज्म सिस्टम को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो रिवोल्यूशन इज द ओनली मेथड। तो आपको याद रखना है। अब एक बार दोबारा से इलेक्टोरल सिस्टम हम कवर कर लेते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली क्या डिस्कशन होता है और क्या मेन बातें हैं। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो आप परिचित हो, क्योंकि इंडिया में यही है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदात्मक प्रक्रिया जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका पार्ल जो सत्ता है वो विभाजन होता है, पूरा किस तरह की सत्ता का विभाजन होता है, लेकिन इसमें जो आपका पार्लियामेंट होता है और प्रधानमंत्री होता है उसको मेन पावर दी जाती है। तो एक बार देख लेते हैं कि इन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम, ठीक है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट तो आपके राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन काउंसिल में मिनिस्टर में ये आपके मेन होते हैं। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज द प्राइम मिनिस्टर। ये आप जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री ही जब विदेश में जाता है तो वो ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, कि जो मेजोरिटी पार्टी जो चुनाव जीतती है लोकसभा में वो उसका लीडर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर, विधायिका में ये जिम्मेदार होते हैं आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि आपके यूएसए में है, अमेरिका में है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव होता है। ओके, यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र की अथॉरिटी होती है उसके पास में, और रियल जो अथॉरिटी अथॉरिटी होती है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, रियल अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंशियल में ही होता है। ओके, और प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कांग्रेस और पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो क्योंकि जो सत्ता का विभाजन है आपको मैंने बताया था जब मोंटेस्क्यू हम पढ़ा रहे थे, स्पिरिट ऑफ द लॉज जब उन्होंने लिखी थी, तो सत्ता का विभाजन 3 तरह से होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो लेजिस्लेटर है, विधायिका, जो यूएसए में वो अपनी फील्ड में सुप्रीम है। ओके, और ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव है जिसमें मेन पावर प्रेसिडेंट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो अपने क्षेत्र में वो सुप्रीम है, तो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके लिए। और जुडिशरी का सेम ऐसा ही है। तो बेसिकली अब हमने डिस्कस कर लिया ये कि 2 तरीके से चलता है। अब बेसिकली फेडरलिज्म को डिस्कस करते हैं। फेडरलिज्म बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो फोर्डस, FOEDUS, तो उससे मिलके बना है। तो उसका मतलब होता है आपस में एग्रीमेंट करना, समझौता करना, कि सरकार कैसे चलेगी, सत्ता कैसे होना चाहिए, ट्रांसफर कैसे होना होना होगा। तो बेसिकली जब कोई भी सरकार चलती है तो उसको किस प्रकार से चलना चाहिए ये थोड़ा आपको देखना है। ये किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो फेडरल रहेगा या यूनिट रहेगा। अब फेडरल यूनिटरी का अंतर जान लेते हैं। फेडरल में क्या होता है, सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है आपका, और ये बातें लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ओके, कि जैसे भारत के कंटेक्स्ट में आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कितनी पावर रहेगी, स्टेट के पास में कितनी रहेगी। ओके, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारी की सारी पावर आपकी एक सिंगल गवर्नमेंट के पास में होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब एक दोबारा से फीचर देख लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या क्या है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट होती है आपकी। ओके, ठीक है, ये आपका डुअल या ट्रिपल भी हो सकती है, आपका
यूनियन है, स्टेट है और उसके बाद में लोकल भी है, जो 1993 का पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है जिसमें लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सिंगल होती है कि वो चाहे प्रोवाइड करा सकता है या ना भी कराए। तो जैसे चाइना में है, रसिया में है। फेडरल गवर्नमेंट में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न या अनरिटर्न, उस कंटेक्स्ट में यूनिटरी में जो होता है। ओके। तो डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरल गवर्नमेंट में, ठीक है। इसमें नो डिवीजन ऑफ पावर स्पेसिफिक नहीं होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात है, वो चाहे आपको प्रोवाइड कराए या ना कराए। इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल गवर्नमेंट में। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो फेडरल में नॉर्मली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसमें क्योंकि सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है, तो जल्दबाजी में चेंज ना कर दिया जाए सेंटर के द्वारा, तो इस वजह से स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों प्रकार का होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। ओके। बेसिकली फेडरल सिस्टम है। यूनिटरी में वही मालूम नहीं, क्योंकि मालूम नहीं इन द सेंस नहीं, क्योंकि चाइना में, रशिया में आप देख रहे होंगे कि नाम मात्र की इंडिपेंडेंट होती है, सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा बाई कैमरलिज्म होता है, जैसे कि भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, दो विधानमंडल इसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में भी बाई कैमरल और यूनिकैमरल, किसमें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ब्रिटेन और बेसिकली आपके चाइना इसके एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको इससे और डिटेल में पढ़ना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बताया है। तो अगर और डिटेल में पढ़ना है तो इसकी दो बुक सबसे प्रमुख है आपका। तपन बिस्वाल आप पढ़ लीजिए, है ना, एमए पॉलिटिकल साइंस या पीएचडी या नेट जेआरएफ दोनों के लिए काम आएगी आपके। एक जीसी जोहरी है, ये आपको पढ़ लीजिएगा, ये दो जरूरी है। अगर आप ये दो आप अपनी बुक पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हम हमारी आज की क्लास थी। अगर आपके इस क्लास से जुड़े हुए कोई पर्सन है तो आप मुझे लिख सकते हैं या फिर आप अभी पूछ सकते हैं।